वंश के किस राजा को कुड़िक कहा जाता है? अजातशत्रु को, श्रेणिक, बिंबिसार को, और फिर पितृहंता के नाम से किसे जाना जाता है? अच्छा, उदयन ने एक नगर बसाया था जिसे पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं। इस पाटलिपुत्र को किस नदी के किनारे बसाया गया? गंगा और सोन नदियों के संगम के पास में। ठीक है। अच्छा बताओ, नाग दशक की हत्या किसके द्वारा की गई? शिशुनाग के द्वारा। तभी तो एक नया वंश आया था, शिशुनाग। अच्छा, शिशुनाग वंश का सबसे टैलेंटेड या प्रतापी राजा कौन था? कालाशोक। कालाशोक को किस नाम से जानते हैं? काकवड। अच्छा तो कालाशोक ने कौन सी बौद्ध संगीति कराई? दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई? शिशुनाग वंश का आखिरी राजा कौन था? नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन की हत्या किसने की? कौन सा वंश चलाया? नंद वंश का आखिरी राजा कौन? और धनानंद के शासनकाल में किस विदेशी का आक्रमण हुआ? हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिकंदर महान। अब देखो, थोड़ा सिकंदर को बढ़िया पढ़ने हैं तो भारत की कंडीशन समझनी पड़ेगी, और ये कंडीशन हम आपको पहले भी बता चुके हैं। हम सारे लोग जानते हैं कि इस तरह से भारत का एक मैप या नक्शा बनता है, और इसी को बोलते हैं इंडिया, दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया नाम का जो भारत देश है वो ऐसा दिखाई देता है वर्तमान में, और इसी देश पर अटैक करने आ रहा है कौन? तो हम लोग कहेंगे सर सिकंदर। तो हमें सिकंदर के बारे में बेटा पढ़ना है, और सिकंदर के बारे में थोड़ा सा समझना है। सर अगर हम सिकंदर के बारे में देखें तो पता चलता है कि भारत पर पहला चर्चित विदेशी आक्रमण सिकंदर के द्वारा किया गया। पिछली क्लासों में बेटा हम लोगों ने इतना देखा है कि प्राचीन काल पे भारत में कोई भी अटैक साउथ से नहीं होगा। सर साउथ से ना होने का एक कारण ये था कि हमारा ओवरऑल दक्षिण भारत पानी से घिरा है, और पानी से घिरने वाला जो भाग है, इसलिए प्राचीन काल में किसी भी देश के पास नेवी नहीं थी, और जल सेना ना होने से वो हमें साउथ से अटैक तो कर नहीं सकता, इसलिए भारत एकदम सुरक्षित था। और उत्तर में भारत के पाई जाती है हिमालय पर्वतमाला। हिमालय के माउंट एवरेस्ट की लगभग ऊंचाई 8,848। सीधी बात है, इतनी बड़ी पर्वतमाला को क्रॉस करना पॉसिबल, इसलिए भारत पर जो अटैक होंगे वो किस रास्ते से होंगे बेटा? अब चाहे सिकंदर आए, डायनस प्रथम आए, कासिम आए, गजनवी आए, गौरी आए, कनिष्क आए, जो भी विदेशी आएंगे एक ही रास्ता खुला है, और उसका नाम क्या है बेटा? पश्चिम। सर सिकंदर की कहानी क्या है? थोड़ा हम सिकंदर को देखते हैं फिर आगे। अगर सिकंदर की बात करें बेटा तो सिकंदर के पिता का नाम हुआ करता था फिलिप द्वितीय, फिलिप सेकंड। और सिकंदर के जो पिता बेटा फिलिप द्वितीय थे, ये थे कौन? तो हम लोग कहेंगे ये थे सर यूनान में एक जगह है जिसका नाम है मकदुनिया। आवाज नहीं। तो ये मकदुनिया का शासक था। कहाँ का शासक था? और दुनिया में पहली बार इसी फिलिप द्वितीय ने सपना देखा कि भैया हम क्या करेंगे? विश्व विजेता बनेंगे, और विश्व विजेता बनने की मुहिम शुरू की। इस मुहिम में लगभग यूरोप जीत लिया। तो दुनिया भर में यूरोप में जो राजा फेमस हुआ उसका नाम था फिलिप, और यही फिलिप कौन है बेटा? सिकंदर के पिता। क्योंकि उस समय क्या आज तक अरब में बहुत बढ़िया एग्रीकल्चर है नहीं, रेगिस्तान है, इसलिए अरब के लोग लगभग व्यापारिक जीवन जीते हैं। चाहे हमने मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में पढ़ा, तब भी देखा आज भी तेल का सबसे बढ़िया निर्यात कौन कर सकता है? अरब ही करता है। तो सबसे बढ़िया बात ये थी कि उस समय अरब के व्यापारी, अच्छा एक बात तो फिक्स है, व्यापारी क्या बेचना पसंद करेगा? जो ज्यादा बिकेगा। जैसे आजकल पेट्रोलियम बात ज्यादा बिक रही है। पाटन राजा रजवाड़े क्या खरीदते थे? बढ़िया से घोड़ा। तो अरब के व्यापारी क्या बेचते थे? घोड़ा। और कहा यह जाता है कि फिलिप द्वितीय के दरबार में एक अरब व्यापारी आया, और इस अरब व्यापारी ने घोड़ा खरीदने के लिए कहा, जिसमें प्रिय घोड़ा हुआ करता था, और उसका नाम था बेटा वोफे कैल्पा। घोड़े का नाम क्या था? तो हम वो कहेंगे सर वोफे कैल्पा, इसे याद भी रखना है। और वोफे कैल्पा नाम के घोड़े को लेकर अरब व्यापारी ने कहा इसे खरीदो। तसी राजा ने मजाक ने कहा कि इससे बढ़िया घोड़े हमारे पास है, हम इन घोड़ों को खरीदेंगे नहीं। उसने कहा अगर तुम्हारे दरबार में कोई भी व्यक्ति इस घोड़े को कंट्रोल कर देगा, हम घोड़ा फ्री दे देंगे। अब देखो सीधी बात ये है, अगर कोई बड़ा राजा है तो फ्री के चक्कर में तो है ही नहीं, वो दुनिया जीत रहा है, घोड़ा फ्री लगो। लेकिन कहने वाली बात ये है कि जो तुम दुनिया जीतने की बात कर रहे हो, क्या घोड़ा जीतने की पावर तुम्हारे दरबार में है? इसलिए अनाउंसमेंट करवाया गया
और एक प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता ये है कि जो इस घोड़े को कंट्रोल करेगा उसे बहुत सारे इनाम दिए जाएंगे, और यहाँ आकर यही राजा बैठा, बाकी इसके सारे दरबारी हैं, और बीच ग्राउंड में कौन है, तो मान लो वही घोड़ा और घोड़े का व्यापारी। कहा जाता है बहुत सारे लोग दर्शन देखने आए, उनमें ही एक यूनान का व्यक्ति आया था, और इस यूनान के व्यक्ति का नाम हुआ करता था बेटा क्या, तो हम लोग कहेंगे सर अरस्तु। तो आज नहीं, ये अरस्तु आगे समझ में आएंगे। लगभग 7 सब्जेक्ट के जनक हैं। हमने जब साइंस पढ़ा होगा, बायोलॉजी और जूलॉजी के जनक भी कौन है बेटा, अरस्तु। अरे अरस्तु फेमस नहीं है, ना ही अरस्तु को कोई जानता है, ना सिकंदर को जानता है, फेमस होना बाकी है। एक एक करके सारे लोग घोड़े को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे ही कोई घोड़े के कंट्रोल के लिए बढ़ता है, अरस्तु कह देता है भैया इनके बस की बात नहीं। तो 1 2 3 5 7 10 लोग जब फैल गए, इन्हीं अरस्तु के बगल में बैठा था कौन, सिकंदर। तो सिकंदर इनसे ये पूछता है कि बाबा सन्यासी वेश में थे, आपको कैसे पता कि ये फेल हो जाएंगे। तो इन्हें बताया इस घोड़े की कमजोरी है कि जब तक ये घोड़ा अपने ऊपर सवार नहीं देखेगा, बिलीव ही नहीं करेगा, और जब तक बिलीव नहीं करेगा, कंट्रोल नहीं होगा। सब लोग कर गा रहे हैं, उन्होंने कहा सर सब लोग पावर को काम कर रहे हैं, जबकि यहाँ मेंटली पावर को काम है। अर्थात इस घोड़े के कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, इसे खुद की परछाई दिखाई। वो कंट्रोल नहीं कर पाओ, जाके वहां सिकंदर आए अपने पापा के पास, और फिर उन्होंने कही कि अब घोड़ा हम कंट्रोल करेंगे। तो थोड़े सिकंदर के पापा, डर था, 12 साल का बालक है, एक ही लड़का है, इतने लोग नहीं कर पाए, तुमने किया कुछ हो गया। सिकंदर ने जिद की तो खुशी भी हुआ कि भैया हम दुनिया जीतने वाले हैं, हमारा लड़का कम से कम इतना साहसी तो है कि जब को कंट्रोल नहीं कर पाओ ये करेंगे। सिकंदर का भरोसा तो था नहीं, लेकिन सिकंदर ने जाकर उस घोड़े को क्या किया बेटा, कंट्रोल। और जब घोड़े को कंट्रोल किया तो खूब सिकंदर की चर्चा हुई। सिकंदर को फिरदौसी ने एक ही बात पूछी, कंट्रोल कैसे करो। मैंने कि हमें ना बताओ, इन बाबा ने जो कही हमने वही करता हुए। और जाके बाद उन्हें अरस्तु को बुलाया, अरस्तु से कहा एक छोटे से सुझाव से अगर ये घोड़ा कंट्रोल कर सकता है, तुम्हारा जैसा मार्गदर्शक किसे मिल जाएगा, फिर दुनिया कंट्रोल करेगा। और यहीं से अरस्तु कौन बने बेटा, सिकंदर के खुद। धीरे धीरे समय बीता, और समय के साथ साथ क्या है, फिलिप द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही फिलिप द्वितीय की मृत्यु होती है, तो जो फिलिप द्वितीय का सपना था, वो सपना किसका बन गया बेटा, सिकंदर। और अब सिकंदर ने कसम खाई कि भैया दुनिया जीत के रहेंगे। इधर सिकंदर दुनिया जीतने के लिए निकला, सबसे पहले यूरोप को जीता, यूरोप के बाद बेटा अफ्रीका जाता है, जहाँ मिस्र को जीतता है। संपूर्ण अफ्रीका जब जीतने ही वाला था, तब तक भारत की कहानी कुछ और है। और पिछली क्लास में हमने ये देखा कि भारत में बिहार के पास में जो साम्राज्य था उसका नाम था मगध। सबसे बड़ा साम्राज्य था, 5 लाख की सेना थी। आजकल इस मगध का राजा नाम है धनानंद, और रियल में धनानंद को नाम धनानंद है ही नहीं। धनानंद का नाम था धनानंद, ये धन का प्रेमी था, इसलिए जनता इसे धनानंद कहती थी, रियल तो नाम था धनानंद। ये कौन था, महापद्मानंद का दासी पुत्र। अब इसकी कहानी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। कुल मिला के धनानंद यहाँ के राजा है। अगर पूरी दुनिया में एक ही विश्वविद्यालय बना है जिसका नाम क्या है बेटा, तक्षशिला। और इधर हम लोग आएंगे तो आज के पाकिस्तान वाले इलाके में एक विश्वविद्यालय जिसका नाम क्या है बेटा, तक्षशिला। और इस तक्षशिला विश्वविद्यालय में नए प्राचार्य कौन आ गए हैं, तो हम लोग कहेंगे सर चाणक्य। तो चाणक्य नाम के व्यक्ति कौन है बेटा, यहाँ के प्रोफेसर हैं। बढ़िया से कहानी, जैसे ही चाणक्य ने देखा, ऐसे समझ लो हमारा वर्ल्ड कप में 4 मैच लगातार भरे हुए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, और ये सारी टीम हरा दी। अगले 4-5 मैच बचे हैं जिसमें यूएसए से खेलना है, मान लो फॉर एग्जांपल श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान। हम सब जानते थे वो उनसे जीतने वाले नहीं। अब हमारी असली तैयारी का एक होगी फाइनल। ऐसे फाइनल में कौन मिलने वाला, ऑस्ट्रेलिया। तो हमारी असली लड़ाई कौन से होगी बेटा, सेम कहानी थी। चाणक्य समझ गए कि जैसे इसने मिस्र को हराया, अब पूरी दुनिया में सिकंदर को हराने वाला कोई है नहीं। अब सिकंदर की आखिरी लड़ाई अगर होगी तो किसकी होगी, भारत की। क्योंकि भारत 16 महाजनपदों में विभक्त है, तो भारत 16 छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ चुका है, इसलिए भारत कमजोर है। और सिकंदर को हराना है तो भारत को क्या होना पड़ेगा। अब ये कौन कर सकता है जिसके पास पावर हो। आज राहुल गांधी देश को एक करे तो बेचारे को मानना है, लेकिन पीएम मोदी जी कोशिश करेंगे तो हो सकता है, क्योंकि पावर है। अगर नहीं मानोगे तो फिर मनाए को दूसरा तरीका हमारे पास है। और हुआ ये कि चाणक्य ने देश, चाणक्य अच्छे से जानते थे, और सीधी बात है, जब सिकंदर आएगा तो देश खत्म होगा, देश खत्म होगा तो धर्म खत्म होगा। केवल धर्म की रक्षा के लिए देश की रक्षा जरूरी है।
और चाणक्य ने देखा कि भैया अब एक ही बंदा है पूरे भारत में जो बचा सकता है, उसका नाम क्या है? धनानंद। और सीधे चाणक्य कहाँ आए बेटा? धनानंद के दरबार में। बढ़िया सो मैप बना और मैप बना के धनानंद को समझा रहे हैं कि भैया सिकंदर का आक्रमण हो रहा है। थोड़े कड़वे बोले होंगे, स्वाभाविक बात है। और तुम यहाँ मस्ती मजाक में, यहाँ 5 नदियां हैं, यहाँ 5 नदियां पाई जाती है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अगर हम यहाँ इन 5 नदियों पे अपनी सेना लगाएं तो सिकंदर को इसी बाउंड्री से हरा के रोक दिया जाएगा। अगर सिकंदर की एंट्री भारत में हुई तो हम चाह के भी सिकंदर को नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि तो सिकंदर पूरे भारत में फैल जाएगा। फिर भारत के छोटे छोटे राजा जो तुमसे द्वेष भावना रखते हैं, ये उसका सपोर्ट करेंगे और फिर पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए हमें लगता है कि तुम इस झूठी दुनिया से बाहर निकलो और देश की रक्षा करो। और धनानंद के दो ही शौकत है, नृत्य देखना और मदिरा पान करना। परम आनंद की प्राप्ति। धनानंद को लग रहा कि मूड खराब कर दिया। धनानंद ने दरबारी बुलाए कि देखो ब्राह्मण है, नहीं तो हत्या कर दी होती, ब्रह्म हत्या लगेगी। अब बस से निकालो, दिमाग खराब होगा, मैं फाड़ दा। सही बात तो ये है, जैसो आदमी हो वो दरबारी कैसे होंगे? अब धनानंद परमानंद वाले तो दरबारी तो वैसे ही मिलेंगे। एक दरबारी ने चाणक्य की चोटी पकड़ के, मतलब इज्जत से बाहर करते शायद मैटर नहीं बढ़ता, चोटी पकड़ के खचेर के बाहर गए। चाणक्य तो देश बचाने आया, लेकिन अपमान हो गया। और फिर चाणक्य से नहीं रहा गया। चाणक्य ने अनाउंसमेंट किया, धनानंद जब तक तुम्हें अपने बलबूते पे नहीं हटाएंगे तब तक शांति से नहीं बैठेंगे, सखा नहीं बांधेंगे चोटी। इधर क्या है, चाणक्य निकल गए। धनानंद को कहा फर्क पड़ रहा, 5 लाख की सेना है। अब धनानंद के दरबार में 1-2 बढ़िया आते बिरने से निकले और बिरने बताई कि महाराज तुमने गलत आदमी से पंगा लिया। चाणक्य ऐसा आदमी है जो खाते है वो करते है। धनानंद ने देखो टेंशन कम दे, एक काम करो 10,000 की सेना ले जाओ, जहां चाणक्य मिले निपटाओ, दिमाग पे लोड मत दे। 4,90,000 बड़ी रहेगी। चाणक्य बेचारे अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भटक रहे, नियति को कुछ और तय करना है। चाणक्य मन में सोच रहे होंगे पुण्य के चक्कर में पड़ गए, अच्छे भले तक्षशिला में अपना काम चल रहा हो तो मास्टरी कर रहे थे, फालतू में देश बचावे के चक्कर में हमारे बचवे के लाले। लेकिन है क्या है, जब स्ट्रगल आता है, कठिन समय आता है, तो उसे कुछ और तय करना होता है। इधर क्या हुआ, चाणक्य अपने आप को बचाते बचाते कहां पहुंचे बेटा? जंगलों में। इधर चाणक्य तो जंगल में भटक ही रहे। दूसरी तरफ क्या होता है, एक महिला थी जिसका नाम था मयूरा देवी, आगे बात करेंगे। और ये नंदवंश की एक शाखा से निकली थी। और इनके एक लड़का था जिसका नाम था चंदू। कंडीशन इतनी खराब है, इतनी खराब है कि अपने बच्चे का लालन पालन नहीं कर सकते। तो इन्होंने चंदू नाम के लड़के को शिकारी के हाथों बेच दिया। और कहा जाता है शिकारी के हाथों इसलिए बेचा कि भले गुलाम रहेगा, 2 वक्त की रोटी मिलेगी, जिंदा तो रहेगा। इधर शिकारी ऐसे कई बच्चों को अपने साथ रखता था, मजे लेता था। शिकारी की कहानी ये थी कि एक पक्षी का शिकार करेंगे, हमारे शिकारी कुत्ते और तुम दोनों पकड़ना, जब मूड बन जाए तभी जो पकड़ ले वो वही को रोटी मिलेगी। तो आज से पहले तो जब शिकारी को मन हो तो इन बच्चों को परेशान कर लेते थे। नया एंट्री हुआ है, छोटा बच्चा था, और चाणक्य दूर से देख रहे कि शिकारी कुत्तों को हराकर इसने उसे पकड़ा और अपने दोस्तों को जब वो खाना खिला रहा तो बहुत खुश था। चाणक्य को लगा कि एक छोटा सा लड़का साहसी इतना है कि शिकारी कुत्तों से भी जीत जाता है, और अपने लिए नहीं अपने दोस्तों के लिए, और उसके बाद सेटिस्फेक्शन यानी जो खुशी है वो ज्यादा है। ऐसा बंदा अगर राजा बनेगा तो देश की रक्षा अपने प्राणों से पहले करेगा, कुछ लोगों के लिए जान देने को तैयार है, वो देश के लिए क्यों नहीं देगा। हमें लग रहा है ये राजा बनने लायक है। फिर शिकारी बेचारा परेशान। चाणक्य के जो बाकी चेला चपाटी होंगे मैंने मना किया होगा, महाराज अपन खुद निपटने वाले हैं, तुम कहाँ बच्चा को और खरीद रहे हो। चाणक्य ने की नहीं, और चाणक्य आए, शिकारी से बात करी, शिकारी से कही बच्चा हमें दो। और उस जमाने में कहा जाता है 72 पड़ में चंदू खरीदे गए, जिसके बदले में 140 पड़ की मुद्राएं दी। और इसके बाद क्या है, चाणक्य ने चंदू को खरीदा, इसे शस्त्र और शास्त्र की विद्या दी, और आगे चल के इनकी माँ के नाम पर इसका नाम होगा मौर्य, और पूरा नाम होगा चंद्रगुप्त मौर्य। धीरे धीरे चंद्रगुप्त मौर्य बड़े हो रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का मूल काम क्या है, धनानंद को हटाना। और चूंकि चंद्रगुप्त को तैयार कौन कर रहा है, चाणक्य, तो खुद की लंबी हटा रहा है। तो इस तरह चाणक्य की क्या है, अपनी खुद की प्रतिज्ञा पूरी होगी। जब तक धनानंद हटते तब तक क्या होता है, भारत में एंट्री हो जाती है बेटा किसकी, सिकंदर। और कौन आ जाता है बेटा भारत में, तो पहला राज्य कौन सा था, तक्षशिला। और इस तक्षशिला के राजा हुआ करते थे बेटा आंधी।
तो ये मान लिया गया जैसे कल कोई देश हम पे अटैक करेगा, पाकिस्तान अटैक करे, हमें पता है भैया हमारा नंबर तब लगेगा जब हमारी सेना हार जाए। हार गई तो बात अलग है, नहीं हमारा नंबर नहीं आएगा। ऐसे ही भारत के सारे लोगों को लग रहा था भारत पे अटैक नहीं होगा, लेकिन तब नंबर आएगा जब आम भी हार जाएगा। और आमवी की दुश्मनी चल रही थी इधर झेलम नदी के इधर। एक राजा पाया जाता था पंजाब का जिसका नाम है पौरुष, और उससे लड़ाई भारी घृणा रखता था। आमवी ने सोचा कि देखो हम लड़ेंगे तो निपट जाएंगे, हम पौरुष को मरता हुआ नहीं देख पाएंगे, एक काम करते हैं हम लड़ते ही नहीं, हमारे पास नंबर कौन को आएगा। और पौरुष को वो जानता था मर जाएगा झुकेगा नहीं, और पौरुष को खात्मा हम अपनी आंखों से देखेंगे। होता ये है कि ये आमवी बिना लड़े हथियार डाल देता है, और जब बिना लड़े हथियार डाले हैं तो स्वाभाविक बात है इसने भरोसा तोड़ा है। इसलिए इतिहास का पहला गद्दार किसे कहा जाएगा तो हम लोग कहेंगे आमवी, और इतिहास का दूसरा गद्दार जयचंद बिहड़वाल पृथ्वीराज चौहान के टाइम हम लोग पढ़ेंगे। हुआ ये कहानी ये थी कि आगे बढ़े, और आगे जब आए तो बात थी 326 ईसा पूर्व में, और 326 ईसा पूर्व में बेटा ये लोग कहाँ गए, हम कहेंगे झेलम नदी के किनारे। कल परसों वैदिक सभ्यता में पढ़ा था झेलम नदी का एक नाम क्या है, वितस्ता। और यहाँ पर क्या है बेटा, एक तरफ पंजाब के राजा कौन है तो हम लोग कहेंगे सर पौरुष, और दूसरी तरफ कौन है बेटा तो हम कहेंगे सिकंदर। होता यह है पहले 3 दूत भेजे गए, उनसे कहा और उससे कहा आत्मसमर्पण करें, और उसके पास केवल लगभग 30,000 की सेना है। सिकंदर 1,20,000 खुद की सेना लेके निकला, बाकी जिन राजाओं को हराता है वो एक कॉल पर सेना देने आएंगे। सिकंदर के पास एक महान सेना का जखीरा। कहानी यहाँ तक जाती है कि सिकंदर जब आगे बढ़ रहा था तो सिकंदर की फिर लड़ाई होती है पंजाब के राजा पौरुष। इसमें पंजाब का राजा पौरुष हार जाता है, सिकंदर जीत जाता है। तो पहली बात तो सिकंदर को भरोसा नहीं हो रहा है कि और नाम सुन के आमवी जैसे राजा बिना लड़े हथियार डाल देते हैं। पौरुष में ऐसा क्या है कि उसने लड़ाई लड़ी, जबकि यह फिक्स था कि पौरुष हारेगा क्योंकि सेना ही नहीं है। तो एक बार ऐसे राजा से मिलना, तो फिर ये पौरुष से मिलने आता है, पौरुष से कहता है कि बता क्या किया जाए। और उसने सीधा जवाब दो कि मार दुश्मन, अगर हम बचे अपने देश के लायक तुम्हें मारे। मतलब सिकंदर के सामने खड़े होना बहुत बड़ी बात थी, और सिकंदर के सामने ये खड़ा होकर बेबाकी से जवाब दे रहा है। सिकंदर खुश हुआ क्योंकि सिकंदर खुद वीर था। इतना खुश हुआ कि सिकंदर ने सारे जीते हुए क्षेत्र पंजाब के राजा पौरुष को दिए, और जो आमवी बेइज्जती करे चाह रहे इनकी बहन को विवाह करवा उनके संगे पंजाब के राजा पौरुष के संगे, क्योंकि जीतना आसान है लेकिन जीता हुआ वापस देना बहुत कठिन है। इसीलिए हम कहते जो जीता वही सिकंदर। इधर क्या है, धनानंद तो हारा नहीं, सिकंदर की एंट्री, और सिकंदर की सेना कहां तक आ गई बेटा, वहां पंजाब। पंजाब में अगर बड़ी सी को ठीक ठाक अब नदी रह गई है तो बावाली नदी को नाम का सर ब्यास। अब सिकंदर की सेना ब्यास नदी के बेटा जा है, और सीधी बात है कल सुबह होगा सिकंदर की सेना भारत में आएगी, और इसके बाद लगभग भारत खत्म हो जाएगा। अंतिम रात है भारत की। धनानंद टेंशन फ्री जाबाली बात से है कि हमारा नंबर तब आएगा जब पूरा भारत मर जाएगा। और फिर सिकंदर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ रहे, 5 लाख की सेना है। सिकंदर भी जानता है धनानंद को छोड़ देंगे। इधर क्या हुआ, फिर से चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बुलाया। चाणक्य ने कही भैया सिकंदर आए गए, और मेन टारगेट हमारा धनानंद था ही नहीं, सिकंदर था। वो तो बेइज्जती के नतीजा से बने। हम तो ये चाह रहे थे कि धनानंद को जब जो राजा हराएगा तो 5 लाख की सेना का धनी हो जाएगा, और फिर अगर तुम हरा देते तो पूरी सेना यहाँ लेके आते, हम धनानंद के थ्रू सिकंदर हराते। क्योंकि हमारा दुश्मन धनानंद नहीं, पहले सिकंदर है, धनानंद तो भारत का है, धनानंद से खतरा नहीं। और दूसरा ये धनानंद को हराना आसान है क्योंकि वो मूर्ख है। सिकंदर के पीछे जो मेन पावर है वो अरिस्टोटल यानी अरस्तु की, और अरस्तु दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। इसलिए अब तुम्हारा काम है भैया अरस्तु को और सिकंदर को हराना। चाणक्य से चंद्रगुप्त ने सीधी बात कही, देखो महाराज हमारे बस की बात है नहीं, हम पे तो 20-50 सैनिक हैं, और लोग हमारे सैनिकों को डाकुओं का गिरोह कहते हैं क्योंकि हम छोटे अटैक करते हैं, और बड़ी सेना आती है तो जंगल में चले जाते हैं, तो हमारे बस की बात तो है नहीं, दिल्ली की टेंशन मत लो, हराए तो हम देंगे। तो तुम एक काम करो, कहा तुम जाओ और रात के सिकंदर की झंडे को जला देना, लेकिन जे वालों काम हम तुम्हारा देख लेंगे, बाकी छोड़ो। इधर क्या हुआ, ऐसे ही सिकंदर मतलब चाणक्य अपनी चाणक्य बुद्धि लेके कहा बेटा तो आपको व्यास नदी पे
सिकंदर की सेना को मनोबल को तोड़ना मेन उद्देश्य था उनका। सिकंदर की सेना से कही भैया भारत ऋषि मुनियों की भूमि है, अगर तुम जालन गाए तो जल के भस्म हो जाओगे। अब जे यहूदी धर्म वाले क्यों मानेंगे? तुरंत वहां में से 3-4 लोग आए। अब ऐसा कुछ था ही नहीं, चाणक्य झूठी धमकी देके आए, अगर 4 आए तो मैं राजा को झंडा जलाएगा, और कल सब आइयो सब जले मिलेंगे। पूरी सेना में बात फिक्स हो गई कि अगर झंडा जल गया तो बाबा की बात सही, और झंडा नहीं जला तो बाबा की बात कैसी है? गलत। और सब लोग हमको नगा कहाँ है बेटा, नजर कहाँ है? तो हम लोग कहेंगे झंडे पे। और सीधी बात है, झंडा 100% जलेगा, प्लान पहले से तैयार है। इधर रात के 2 बजे को गए बेटा, तो हम लोग कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य झंडा जलाया, और सेना को एकदम भरोसा हो गया कि भैया आप गए और निपटे। और ना निपटने के चक्कर में सवेरे आया सिकंदर, और जैसे ही सिकंदर आया उसने कहा चलो भैया हमें, लेकिन देखो महाराज चाहे कुछ हो जाए ब्यास नदी पार नहीं करे। पूछा क्यों? अब इतिहास में ये कौन कहते डर गए? उन्होंने झूठा बहाना दे दिया, महाराज 13 साल से निकले, थक गए हैं, घर की याद आ रही है, अब तो सुध आ रही है, अब घर ही जाएंगे। कुल मिलाए कि हमें एक बात बताओ बेटा, जब सेना ही नहीं आएगी तो राजा आके क्या करेगा? सिकंदर ने यही अपना विजय स्तंभ लगाया, और सिकंदर यहीं से लौट गया। जिस भारत को राजा लड़के नहीं बचा पाए, उस भारत को चाणक्य ने अपनी बुद्धिमत्ता से बचाया। इसीलिए चाणक्य की बुद्धि सबसे ज्यादा फेमस मानी गई है। कहा जाता है सिकंदर यहाँ से लौटा, और सिकंदर की सेना ने कौन सी नदी पार नहीं की? धीरे धीरे लौटते समय एशिया में एक जगह है बेबीलोन, और जब बेबीलोन में जाता है तो 323 में सिकंदर की क्या हो जाती है बेटा? मृत्यु। और बाद में से मिस्र में एक सिकंदरा नाम की जगह पे दफनाया गया। सिकंदर के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करो। जन्म का होता है यूनान यूरोप में, मरता कहाँ है? बेबीलोन एशिया, और दफनाया कहाँ गया? अफ्रीका। ऐसे हजारों लोग हैं जिनका जन्म एक महाद्वीप में और दफनाए दूसरे महाद्वीप में गए होंगे। सिकंदर दुनिया का इकलौता राजा है जो जन्मा किसी महाद्वीप में, मरा किसी महाद्वीप में, और दफनाया किसी महाद्वीप में गया। सिकंदर की कहानी खत्म होती है, इधर भारत की कंडीशन बदल जाती है। पहली बात यह, जिसे सिकंदर समझ में आएगा वही चाणक्य समझ पाएगा। चाणक्य समझ में आएंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे तो धनानंद। ये एक ऐसी इतिहास की गुत्थी है, 4 लोगों से घिरी है। इधर क्या हुआ? ओवरऑल भारत एक राजा से नाराज है जिसका नाम है धनानंद, कि भैया देश के आक्रमण के समय तुमने साथ नहीं दिया। और सबसे ज्यादा खुश किससे है? एक चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरे चाणक्य, कि राजा ना होते हुए भी देश की रक्षा की। धनानंद की खुद की लड़की का नाम था दुर्धरा। राष्ट्र में इतनी नाराज हुई कि दुर्धरा ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की, और बाद में चंद्रगुप्त ने 322-23 में धनानंद को हटाकर यहाँ की गद्दी ली। चूंकि इनकी माँ का नाम क्या था? मयूरा देवी, और इस तरह एक नया राजवंश आया जिसका नाम क्या था बेटा? मौर्य। सिकंदर के बारे में 2 बातें और याद रखना। पहली बात यह है कि भैया सिकंदर के सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर, और दूसरा सेनापति था निर्याकस। सेल्यूकस निकेटर आर्मी चीफ था, थल सेनापति। निर्याकस जल सेनापति था। ये वाली बात सेल्यूकस निकेटर समझ गए कि भैया गड़बड़ है, लेकिन कह नहीं सकते। सेल्यूकस निकेटर जब ये जा रहा है, क्योंकि इसको हम चाणक्य में चंद्रगुप्त मौर्य में पढ़ेंगे, तो सिकंदर से कहता है कि देखो महाराज जी तो लोई, हमने अपने जीवन में बहुत सेवा करी कि हो हमें कछु मिले वो, लेकिन मिले वो काम तो ये छोड़ के जा ही रहे। सबरे राज्य तुम ले लो, काबुल, कंधार, मकरान और हेरात नाम के राज्य सेल्यूकस निकेटर को दे दिए। सेल्यूकस निकेटर रह रहा है किस सोच के साथ? कि भैया एक दिन बड़ी सेना बनाएंगे, हम भारत को जीतेंगे, और इतिहास लिखेगा कि जिस चीज को सिकंदर नहीं जीत पाया उसे सेल्यूकस निकेटर ले। लेकिन आगे की कहानी ये है कि जब तक सेल्यूकस निकेटर अपनी पावर बढ़ाएगा, तब तक भारत में धनानंद नहीं चंद्रगुप्त मौर्य आएगा। और फिर इतिहास एकदम डिफरेंट होगा, अलग होगा। तो सिकंदर के बारे में हम इतनी बातें समझ सकते हैं। जल्दी से 6-7 फैक्ट के रूप में लिख लें, कहानी हो जाएगी। यहाँ तक कोई विशेष समस्या? ठीक है, तो चलो हम यहाँ डायरेक्ट लिखा देते हैं फैक्ट के रूप में। क्या यहूदी एक धर्म है? अब जैसे पारसी धर्म है, वैदिक धर्म है, बुद्ध धर्म है, जैन, ऐसी एक यहूदी धर्म है जो रियल में यूनान में पहले मनाते थे। अब तो खत्म है। उनके राजाओं को, मतलब उनके जो मुख्य वो होते हैं उन्हें पोप बोलते हैं, पोप। चलो तो सीधा सीधा लिख देते हैं, देखेंगे। सिकंदर के पिता का नाम पिता का
नाम शिल्प द्युति था, सेकंड था। अब यार बेटा एक ट्रिक में याद हो जाएगी, जो मक दुनिया के शासक थे, तो सिकंदर भी यही का होगा। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था, जिन्हें बोलते अरिस्टोटल। अरस्तु था। अगला लिखेंगे सिकंदर का थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, जबकि जल सेनापति निर्याकस था। अब देखो सीधी बात है सर, जल सेनापति देवी तो थी नहीं, फिर क्यों था? तो जब सेना बड़ी नदी नाले झरने इन्हें पार करेगी, तब पूरी सेना को ट्रेंड करता था निर्याकस। बाकी निर्याकस फ्री है, फिर निर्याकस होता था सिकंदर का मुख्य सलाहकार, ये उसका मुख्य सलाहकार भी था। ये हो गए। अच्छा ये बताओ, सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला का राजा कौन था? हम भी बिना लड़े हथियार डाले तो गद्दार होगा कि नहीं होगा? तो लिखेंगे सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक आम भी था, जिसने बिना लड़े हथियार डाले और इसे इतिहास का पहला गद्दार कहा जाता है। पहली लड़ाई किसके साथ हुई? तो हम लोग कहेंगे पंजाब के राजा पौरुष। तो सीधा लिख देते हैं 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पंजाब के राजा पौरुष को झेलम नदी के किनारे, और झेलम नदी का एक नाम क्या है? वितस्ता, किनारे हराया, जिसे हाइट स्पीच के युद्ध के नाम से जानते हैं। से हाइट स्पीच का युद्ध कहा जाता है। ठीक है सर। हम इसे नॉर्मल झेलम या वितस्ता की लड़ाई के नाम से भी जानते हैं। अब सिकंदर की सेना बेटा जब बाहर आई तो कौन मिले? चाणक्य। और आखिरी लड़ाई कहाँ लड़ी गई? व्यास नदी, और फिर मना कर देता है। लिखेंगे सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार नहीं की।
सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम कैल्फा था और इसकी याद में इन्हें जम्मू कश्मीर में एक नगरी बसाया कैल्फा नाम का नगर। सिकंदर जब लौट के जा रहा है तो बेबीलोन में इंतकाल हो जाता है। तो लिखेंगे सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई। या अब हम दोबारा से पढ़ेंगे सर नंदवंश, फिर आएगा मौर्य साम्राज्य, फिर वो पूरी कहानी जो हमें पढ़नी है। चाहो तो एक पॉइंट और लिख देते हैं। सिकंदर ने लौटते समय अपने साम्राज्य को अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को दिया। तो भारत में कौन रह गया? सेल्यूकस निकेटर। या फिर इस टाइम छोड़ देते हैं, जब इसकी लड़ाई हम चंद्रगुप्त मौर्य से करवाएंगे तब बात देखेंगे। लड़ाई बड़ाई कुछ नहीं है। इधर क्या होता है, सेल्यूकस निकेटर अपनी पावर बढ़ाता है और दूसरी तरफ पावर कौन बढ़ा रहे हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है 5 लाख की सेना थी, 1,40,000 नहीं भर्ती करवाई, 6,40,000 सेना से भारत को चारों तरफ से रौंदा। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट कहलाए। इतनी बड़ी सेना ऐसे मान लो अपने कहू साथी की लड़ाई या तुम्हारी लड़ाई बाजार में कहू एक लड़का से हो जाए और तुम्हारे नजर में जो तुम्हारे भाई साहब जो है फिर 3-4 मोटरसाइकिल लेके 10-12 लोग हमेशा घूमत रहता है, तो हमारी नजर में सबसे बड़े गुंडा वही है। अपन फोन लगाएंगे कि भैया बात होगी और एमजीएस को ऐलान है। तो फिलहाल भाई साहब को टोन ये है कि जो हुआ है वो भैया से आग लगाई, हम दुनिया खाली करवाए देंगे। सेकंड पार्टी आई, पता चला 10-15 स्कॉर्पियो 3-4 थार निकल पड़ी और बहू के बाद सबन के हाथ में AK-47 माउजर है। ईमानदारी से बता, लड़ाई होगी? लड़ाई तो नहीं हो सकती, संधि होगी। और संधियों नहीं होगी। सामू वाली पार्टी जो कहेगी भाई साहब करेंगे, सामू वाली पार्टी कह देगी बताओ कहाँ आओ, भाई साहब कहेंगे अरे बड़ी है हमें पता हो, तो इनमें 2 थप्पड़ तुम्हारे सामू लगाए गया है, अब जो तुम्हारे रास्ता में नहीं आएंगे। यही होता है। सेल्यूकस निकेटर लगभग 45,000 की सेना से अटैक करता है। चंद्रगुप्त तो अपनी 6,40,000 की सेना दिखाई देता है। सेल्यूकस निकेटर हिल जाता है। बाकी बात संधि होती है और आगे बढ़ेंगे। सेल्यूकस निकेटर की संधि ये थी, चाणक्य बहुत बुद्धिमान था, वो जानता था जब तक रहोगे तब तक अटैक करोगे। भैया तुम्हारा देश कौन सा है? यूनान, तो जाओ यहाँ तो कर रहे हैं कि ऐसे कैसे जाएंगे, रास्ता बता रहे। अपनी लड़की को ब्याह चंद्रगुप्त मौर्य के संग करवा। दहेज में बेचार राज्य जिन पे तुम रह रहे हो, काबुल, कंधार, हेरात और मथुरा देश छोड़ के चले जा। तो भारत का पहला विदेशी विवाह चंद्रगुप्त मौर्य का होगा हेलेना या कार्नेलिया के साथ, जो कौन है? सेल्यूकस निकेटर की लड़की। बाद में यही सेल्यूकस निकेटर एक राजदूत भेजेगा जिसका नाम होगा मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज एक किताब लिखेगा इंडिका, जो किसी भारतीय राजा पर विदेशी द्वारा लिखी गई पहली किताब होगी। हमें जो बता जनता की बातें हो जाएंगी, जनता खूब समस्या हेडिंग डाल सकता है नंदवंश। याद करने तो देखो एक ट्रिक बताएं, याद हो जाएगी। तुम लोगों ने गाना सुना होगा, अफसाना बना के कहानी करने, सिकंदर को नहीं भूलना है। तो सिकंदर को मत भूलना, ठीक है सर। जा से का याद हुई वो देखो, आवाज नहीं। आ से कौन है बेटा? अरस्तु। अरस्तु कौन? गुरु। अब भैया गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, पहले नंबर पे को आएंगे बेटा? गुरु। किनके गुरु? सिकंदर के। आ से कौन है बेटा? फिलिप। अच्छा ये बताओ, ये जो फिलिप शब्द आया है वो कौन से नंबर पे आया है? दूसरे पे। तो फिलिप कौन से हो गए बेटा? पिता। किनके पिता? सिकंदर के। सा से है सेल्यूकस निकेटर। कौन है बेटा? सेनापति। कौन सा वाला? थल वाला। उनका थल सेनापति सिकंदर का।
और ना से क्या है बेटा, तो हम लोग कहेंगे निर्याकश। कौन सा वाला, जल सेनापति। किसका जल सेनापति, सिकंदर का। वहां से व्यास नदी, और ना से नहीं की पार, नहीं की किसने, सेना ने। और किन की सेना ने, और का से का है बेटा, कैल्पा। कैल्पा क्या है, घोड़ा। और किसके घोड़े का नाम है, एक लाइन याद है, अफसाना बना के सिकंदर से सवाल नहीं छूटेगा। आ से अरस्तु गुरु, किनके गुरु, सिकंदर के। आ से फिलिप्पी पिता, किनके पिता, सिकंदर के। सा से सेल्यूकस निकेटर थल सेनापति, किसका, थल सेनापति, सिकंदर का। ना से निर्या का जल सेनापति, किनका जल सेनापति, सिकंदर का। पा से व्यास नदी, ना से नहीं की पार, किसने नहीं की पार, सेना ने। उनकी सेना ने, सिकंदर की सेना ने। पा से कैल्पा घोड़ा, किसका घोड़ा है, तो हम लोग कहेंगे सर सिकंदर का। हमें लग रहा है यहाँ तक आराम से हो सकता है।